कल हम लोग किए थे डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस बढ़िया वाले। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। कल हम लोग वेलोसिटी का भी यूनिफॉर्म पोर्शन और नॉन यूनिफॉर्म पोर्शन देखे थे। तो देखो, जो वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, उससे चैप्टर आगे चला जाता है। यूनिफॉर्म पोर्शन में तो चैप्टर वहीं रह जाता है। जैसे अगर हम लोग सिर्फ बात करें इस इक्वेशन की, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, इस इक्वेशन में कहीं एक्सेलरेशन का टर्म नहीं है, ठीक है। इस स्पीड को चलो अगर हम दिखाते हैं v से, एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, सारी वेलोसिटी बराबर होगी। तो तुम इसको v से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। v से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी v से शुरू होता है। u से दिखा दो, w से दिखा दो, v से दिखा दो, ज्यादा अच्छा है। अब ये डिस्टेंस को हम d से दिखा दो, कई टीचर्स इसको s से दिखाते हैं, और बाई t कर दो, बात बराबर है। ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन जब बोला जाए तो एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का ये मतलब हुआ कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो उसी स्पीड से चलेगी, उसी दिशा में चलेगी, सामने ब्रेकर आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रुकेगी नहीं। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है कि हम लोग साइंस पढ़े होते हैं लेकिन अपने वर्ड्स को रॉन्ग यूज करते हैं, जिसकी वजह से वही मैसेज कन्वे हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो बच्चे भी गलत जान लेते हैं, ठीक है। तो आप जो चीज घटाते बढ़ाते हैं वो है स्पीड, जो घटाते बढ़ाते हैं वो है स्पीड। अब स्पीड के घटने बढ़ने से आपकी ओवरऑल वेलोसिटी घटती बढ़ती है। हम वेलोसिटी को डायरेक्ट नहीं घटाते बढ़ाते, हम स्पीड को घटाते बढ़ाते, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, कल देखे थे हम लोग, उसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है जिसमें स्पीड जो होता है वो चेंज हो रहा होता है, चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा स्पीड। उसकी वजह से एक चीज कांस्टेंट करनी थी, वो था डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। तो अगर डायरेक्शन को तुम कांस्टेंट कर दो तो जो इक्वेशन बनता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस को यूज करने का एक कंडीशन है, बताओ क्या? मोशन हमेशा, हाँ उसको बोलोगे स्ट्रेट लाइन। मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। इसीलिए जब फिजिक्स शुरू होती है ना इंटरमीडिएट में, 11th क्लास में, तो उसमें सबसे पहले मोशन को वन डायमेंशन में पढ़ा जाता है। वन डायमेंशन में पढ़ते हैं क्योंकि पहले ये प्रैक्टिस कर लें कि वन डायमेंशन काम कैसे करता है। तो उसमें डायमेंशन को, डायरेक्शन को हम कांस्टेंट कर देंगे। डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग सीधे जाएंगे। अब सीधे जा रहे हैं तो उसमें हम घटाए बढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अब इसमें इन तीनों को मिला करके एक और इसका फॉर्मूला बनता है जिसमें हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं nth सेकंड में। nth सेकंड, इसका ये मतलब होता है अगर तुम मान लो 7 सेकंड्स, 7 सेकंड में अगर तुम चलते हो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ, लेते आओ, इतनी भीड़ हो गई, ठीक है मैनेज कर लो, अपने हिसाब से मैनेज कर लो। तो यहां पे जो nth सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो देखो, जो हम लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि 7 सेकंड में आप कितना ट्रैवल करते हैं, 7 सेकंड में आप कितना ट्रैवल किए, बैठ जाओ बेटा, 7 सेकंड में कितना ट्रैवल किए, और होगा कि 7वें सेकंड में कितना ट्रैवल किए, वो कॉन्सेप्ट और आता है। इसको समझते हैं ये क्या चीज हम बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लो तुम यहां से शुरू किए, इस दिशा में जा रहे हो, तो तुम 1 सेकंड में इतना चले, 2 सेकंड में इतना चले, ऐसे से करके मान लो तीसरे सेकंड में इतना चले। हम ऐसे बोलेंगे 3 सेकंडों में इतना दूर चला गया है। लेकिन अगर हम पूछें एग्जैक्टली तीसरे सेकंड में कितना चले हो, तो सिर्फ इतना चले हो, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन में जो टाइम यूज होता है वो टाइम कंप्लीट होता है, और वो दूरी जो इसमें यूज हुई है s, वो कंप्लीट दूरी होती है यहां पे, और यहां पे जो s यूज हुई है। लेकिन हम लोग इसका यूज करके, एक्चुअली इस इक्वेशन का यूज करके, मेनली इसका यूज करके एक और फॉर्मूला डेवलप करते हैं जो आपको nth सेकंड में चली गई दूरी बताता है। मतलब कि मान लो अगर हमको ये जानना है कि 7 सेकंड में हम इतना चल रहे हैं, यहां से शुरू किए
पूरा गए दरवाजे तक 7 सेकंड में। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम जानना चाहते हैं सिर्फ 7वें सेकंड में कितना चले, सिर्फ 7वें सेकंड में। तो 1 से 6 सेकंड का तुम दूरी निकालो और 1 से 7 सेकंड में, सॉरी 1 से नहीं 0 से 6 सेकंड का निकाल लो, 0 से 7 का निकाल लो और 6 लो घटा दो तो एग्जैक्ट लास्ट वाले का आ जाएगा। क्लियर हो? तुमको भी समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा? तुम थोड़ा सा लेट हो गए हो, चलो ठीक है। हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है और हम लोग इसमें आज का टॉपिक स्ट्रिक्टली ये ले रहे हैं कि nth सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालते हैं। तो अब देखो, अगर हम ऐसे बोलें, जो 7 हम बोल रहे थे, इस 7 को हम n बोलते हैं, कंप्लीट n सेकंड में, कंप्लीट n सेकंड में कितना दूरी चले। अब जो 6 था वो 7 से 1 कम था, तो हम n से 1 कम, n-1, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, n-1, इस बड़ी दूरी में से इस छोटी दूरी को हम घटा देंगे। तो इसके बाद जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो n के बाद th लिखो, nth को हिंदी बोलेंगे, मतलब वो nवें सेकंड में, n सेकंड में नहीं, एग्जैक्ट nवें सेकंड में, 7वें सेकंड में, ठीक है। तो ये दूरी का सिंबल हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, देखो ये t क्या है, ये t क्या है, ये वो t है, पूरा फुल t है, ये पूरे t टाइम में कितनी दूरी चली गई थी, s दूरी चली गई थी। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, अब इसको तुम st लिख दो। st का क्या मतलब हुआ, t सेकंड में कितना दूर चले। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हम चाहते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से हम फाइंड करें st-1। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो यहां पर हम 7 रखते तो यहां 7 और 7 रखते, हम वहां पे 6 रखें तो यहां पे 6 और यहां पे 6 रखेंगे, मतलब t-1 रखेंगे तो इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा। चलो कर देते हैं, ut-1 हाफ, इसको लिखो, प्लस हाफ a-1 होल स्क्वायर, a-1 होल स्क्वायर। अब देखो इस पूरे को ओपन कर दो, थोड़ा सुंदर सा दिखेगा। जब घटाओगे ना तो अब मान लो ये t है, इसको ऐसे t लिख दो, इसको t लिख दो और इसको t लिख दो, th सेकंड, ठीक है, ये सब t हो गया, सब t के फॉर्म में हो गया, n लेने की जरूरत नहीं है। अब घटाओ इसको, तो जब घटाओगे तो देखो कौन कौन से टर्म कटेंगे, पहले इसको ओपन करो। यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको से मल्टीप्लाई की ut माइनस u प्लस इस हाफ a का अंदर मल्टीप्लाई करो तो हाफ, सुनो, जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे होगे उसके पहले इसको ओपन करना जरूरी है, इसको ओपन कर लेते हैं पहले। जब इसको ओपन करेंगे तो हम फिलहाल यहां लिख रहे हैं t² प्लस 1 माइनस 2t, इतना आएगा ओपन करने पे। तो अब हाफ का मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, तो हाफ at² जस का तस आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ a भी आ गया, ठीक है। अब इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, a और t आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सुनो, कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि वो इस वाले में से इस वाले को घटाते हैं, मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है वो यहां लिखा हुआ है और ये जो पूरा इक्वेशन है वो यहां मिल गया। अब यहां पे माइनस साइन लगा है, तो वो लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 लिखेंगे, इक्वेशन 2 लिखेंगे, घटाएंगे उसको, जो कॉमन टर्म है उसको काट देंगे। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग इसको और स्मार्टली करेंगे, जैसे IIT JEE या नीट के एस्पिरेंट को करना चाहिए। क्या करेंगे, देखो ये पोर्शन यहां पे है और ये पोर्शन यहां पे है, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, st। तो हम इन दोनों को आपस में अगर समझें तो वो st है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे st लिख देंगे, ये t नहीं है, ये t मतलब ये t, ठीक है। ये जो बच गया इसको हम अरेंज करते हैं, माइनस u प्लस हाफ a, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ a आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये बचा, ये बचा, इस वाले को हम यहां कॉपी कर दिए, इसको लिख देते हैं माइनस 80। देखना कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है, कोई नंबर छूटा है या कुछ भी छूटा है, सब सही है। अब देखो हम लोग को असल में ये निकालना था, st-1, तो यहां पे ये st-1 है, इसी को इधर उधर करके शफल कर दो, इसको शफल करो, इस वाले को यहीं रहने दो, इस वाले को, ये t-1 है, इस वाले पोर्शन को राइट साइड भेज दो तो st-1 हो जाएगा,
इस पूरे को यहां से उठा के इधर कर दो, सही हो गया, इक्वेशन मिल गया तुमको, ठीक है। तो अब जो हम लोग निकाल रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं प्रॉपरली, हम इसको इधर कर रहे हैं तो u हो जाएगा, इसको इधर कर रहे हैं तो a/2 हो जाएगा, इस पूरे को इधर करो प्लस AD हो जाएगा, ठीक। अब तुम क्या करो, इसको लिख दो HT माइनस 1, ये पूरा क्या है, टीथ सेकेंड, टीथ, ये टीथ सेकेंड में चली गई दूरी निकल गई, ठीक है। चलो ये तो निकल गया, ये आसान काम था। इसमें जब भी फ्यूचर में तुम लोग भूल जाओ कि ये कैसे निकलता है तो तुम लोग आसान कर लेना इसको, लेकिन भूलोगे तो कमजोरी हो जाएगी, भूलना नहीं है, ठीक है। जितना हो सके डेटा याद रखना है। तो ये हो गया, इसको कुछ लोग एक कॉमन लेके भी याद रखते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा तरीका हुआ सॉल्व करने का। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। हम बस ये कहना चाह रहे थे, ये इक्वेशन तब लगाते हैं जब स्ट्रेट लाइन हो और मोशन में स्पीड चेंज हो रहा हो। अब तो लोग एक मैजिक दिखाते हैं, इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन बना था। कैसे? इस इक्वेशन में एक ब्यूटीफुल पार्ट ये है, एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम बनाए हैं ऐसे। हिंदी में एक शब्द होता है उत्सव, उत्सव। ये 5 वेरिएबल इसमें आते हैं बस। और दूसरा ट्रिक ये है, हर इक्वेशन में 4-4 वेरिएबल आते हैं, ठीक है। तुम चेक करो, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, यही आएंगे इसमें, इससे ज्यादा नहीं आएगा। देखो उत्सव का जो फॉर्मूला है वो तब लगेगा जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी की वजह, स्पीड की वजह से, डायरेक्शन कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हम लोग ये करने जा रहे हैं, ये लास्ट पार्ट को अगर तुम ध्यान दो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, यही वो आखिरी टर्म है जिसकी वजह से ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए लग रहा है। अगर मान लो एक्सेलरेशन ना हो तो यहां 0 0 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। खत्म करके देखते हैं, ये हमारा टर्म खत्म हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है, यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड बराबर होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम और स्पीड इनटू टाइम। तो यही तो है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम को यहां भेज दो, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, कुछ बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। इंग्लिश में इसको स्पीड ऐसे करके याद रखोगे, और ये कुछ नहीं है, इसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो तुम लोग यहां पे समझो 9th क्लास में तुम लोग पढ़ रहे होते हो यूनिफॉर्म मोशन। तुम लोग को ध्यान रखना होगा, सबसे पहले जब भी तुम IIT JEE नीट या अपने 11th क्लास में जब भी क्वेश्चन लगाओगे, सबसे पहले मोशन अगर समझने का क्वेश्चन मोशन का है तो ये ध्यान रखो कि मोशन के उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है कि नहीं है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा सेंस बनता है जहां से तुमको ये लग गया कि स्पीड बदल रही है तो तुम लोग बोलोगे कि एक्सेलरेशन है। अगर ऐसा लगा कि नहीं स्पीड नहीं बदल रही है तो एक्सेलरेशन नहीं है। देखो एक हम एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग को ये बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन का है। देखो यहां पे हम लेते हैं एक स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पे एक व्हीकल है जो इस दिशा में जा रहा है, ये रोड स्ट्रेट रोड है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड नहीं बदल रही। अब ये रोड हम इंक्लाइंड कर दिए, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया। इंक्लाइंड मतलब, इंक्लाइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो कुछ भी, इंक्लाइंड समझ में आ गया। यहां पे एक व्हीकल लगा दिए, इसको यहां कर दिए, अब ये भी इधर 10 से जा रहा है, ये इंक्लाइंड है लेकिन 30 डिग्री पे है। एक एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये, तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं पेंडुलम का। ये सीलिंग है, ये रोप है, यहां पे बॉब लगा हुआ है। पेंडुलम का ये हिस्सा जो भारी होता है उसको बॉब बोलते हैं, BOB, बॉब बोलते हैं। अब ये ऐसे अपना जैसे पेंडुलम मोशन करता है वैसे मोशन कर रहा है। अब हम लोग आते हैं चौथे पे। इस पेंडुलम को तुम क्या किए हो ना, यहां से खींच के छोड़ दिए, तब ये मोशन कर रहा है, ठीक है। चौथे पे आते हैं, यहां पे एक सूरज है, मतलब अपना सन, और यहां पे अर्थ है, ये हो गया, और ये मोशन है अपना, ये सोलर सिस्टम का मोशन है, ठीक। अब नेक्स्ट, यहां पर एक ट्रक है, ये ट्रक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, स्ट्रेट लाइन है,
स्ट्रेट रूट पे जा रहा है, इसके अंदर एक आदमी है, वो इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो जब ये आदमी यहां से शुरू कर रहा है, यहां तक जा रहा है, उतना ही बस जज करना है, ये नहीं सोचना कि सर ये आदमी जाके कूद जाएगा, ये जज नहीं करना है। अब इन पांचों एग्जाम्पल में से आप ये बताएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का है, कौन सा एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का नहीं है, ठीक है। तो तुम यूनिफॉर्म का बता दो, ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म अलग हो जाएगा। सोचो अच्छे से, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है। यूनिफॉर्म मोशन सोचना है आपको, ठीक है, ठीक है। आप कल नहीं आए थे ना, वीडियो देख लिया आप, तो देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है, कल की और आज की भी शुरू से देख लीजिएगा। देखो, जब आपको ये चेक करना होता है कि मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है, उसके लिए जो हम तरीका बताए हैं वो ये है कि आप क्या चेक करेंगे, दोनों चेक करेंगे, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेक करेंगे। अब तुम सोच के देखो, कॉन्फिडेंस, कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखो। कॉन्सेप्ट तुमसे क्या कह रहा है, अगर डायरेक्शन भी नहीं बदल रही और जो स्पीड है वो भी नहीं बदल रही, तब यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। डायरेक्शन देखो ना, डायरेक्शन भी तो देखो। ठीक है, चलो हम बताते हैं। चलो ऐसे समझो इसको कि पहला वाला तो यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए क्योंकि दिशा कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है। अब सुनो, इसमें अगर हम ये बोलते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये गाड़ी जहां भी रहेगी वहां पे स्पीड कांस्टेंट रहेगा। और डायरेक्शन कांस्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि एक ही तरफ जा रहा है ना, मतलब ऐसे ही जाहिर है, भले ही हम यहां पे इसको दिखा दिए हैं, लेकिन वो तो उधर ही जा रहा है ना जहां वो जा रहा था। तो ये भी डायरेक्शन कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि हम बोले हैं। अगर हम ना बोले तब दिक्कत होगी। देखो, अगर मान लो इमेजिन करो कि यहां पे एक इंक्लाइंड सरफेस है, हम इस डस्टर को लिए और ऐसे फेंक दिए, तो फेंके तो ये कुछ दूर जा करके रुक जाएगा। क्यों? फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, इस वजह से ये रुक जाएगा आगे जाकर के। तो यहां पर तो स्पीड 0 हो रहा था, स्लो हो रहा था, तो ये एग्जांपल होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। यहां पे हम बोल के रखे हैं कि ये 10 से जा रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हम इसको फेंकते तब ये नहीं होता, डायरेक्शन कांस्टेंट होता, स्पीड नहीं होती। इसमें पूछना ही नहीं है भाई, ये खतरनाक। इसमें दोनों चेंज हो रहे हैं, इसमें दोनों चेंज हो रहे हैं। जब ये यहां से ऐसे 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 ऊपर जाएगा तो ये स्लो हो रहा है ना, स्लो हो रहा है, तो स्लो हो रहा है मतलब यहां पे 0 हो जाएगा, स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑब्वियस बात है चेंज हो रहा है। कल टेंजेंट समझाए थे, चेंज हो रहा है। यहां पे देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड नहीं, धरती की स्पीड चेंज होती है। ये तुम लोग समझोगे ग्रेविटेशन में, केपलर का लॉ पढ़ाएंगे, और एक्चुअली ये इलिप्टिकल पाथ होता है, ये सर्कुलर पाथ नहीं होता, ये इलिप्टिकल पाथ होता है। तो जब धरती पास होती है ना तो उसकी स्पीड बदल जाती है। जब धरती दूर होती है जाड़े के मौसम में, जाड़े के मौसम में धरती दूर होती है, गर्मी के मौसम में धरती पास होती है। तो अब जैसे को तुम लोग सुने होगे ना कि मतलब गर्मी पड़ती है, जाड़ा बहुत कम पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट गर्मी पड़ती है। क्योंकि देखो जब धरती पास में आ जाएगी तो इसके असर में आ जाएगी ना, तो ये यहां से यहां तक धरती पास में रहेगी, कम टाइम के लिए दूर होती है, इसलिए जो भयंकर जाड़ा पड़ता है वो कम टाइम के लिए पड़ता है। चलो आगे नेक्स्ट 5वां देखो, ये बताओ
ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी देखोगे तब भी यूनिफॉर्म है, और रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे तब भी ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिलेटिव का कॉन्सेप्ट हम समझाए थे, तुम वीडियो में देख लेना। ग्रुप में हो तुम, व्हाट्सएप ग्रुप में? क्या बोलो बेटा? अच्छा, चलो अभी ये देखो, ये जो इक्वेशन था इसका कोई खास मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका था ये बताने का कि 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं ना, जब क्वेश्चन आप लोग लगा रहे होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों को काफी कुछ जो दिक्कत आएगी, उसके लिए हम आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ताकि देर तक ना झेलना पड़े, कल तक का वेट ना करना पड़े। जब सॉल्व कर रहे हो तो ग्रुप में मैसेज डाल देना कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो हम जैसे ही फ्री होंगे 10, 5, आधे घंटे तुरंत बता देंगे, व्हाट्सएप में बता देंगे, ठीक है, ताकि क्लास में डाउट का संख्या कम हो जाए। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है, तुरंत समझ में आ जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे टफनेस लेवल का कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन टफ रहेगा तो हम उसको ब्रेक डाउन करके इजी कर देंगे, ठीक। चलो, यहां पे एक सरफेस बना रहे हैं, इस सरफेस से अटैच एक ये रास्ता बना रहे हैं, ये रास्ता यहां से 30 डिग्री पे है, ठीक है। अब यहां से एक व्हीकल जो है ये ऊपर जाएगा, ठीक। यहां से ये व्हीकल, देखो आसान जो क्वेश्चन होता है ना कि v दिया हुआ, u दिया हुआ, a दिया हुआ, t निकालो, वो तो तुम लोग कर लोगे, डेटा दिया रहेगा, डेटा छांटोगे, पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। टफ क्वेश्चन कराने से 2 फायदा होगा, टफ क्वेश्चन भी हो जाएगा और आसान क्वेश्चन का समझ भी डेवलप हो जाएगा। ये यहां से ऊपर जा रहा है, हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ये इससे ऊपर जा रहा है, तो ये कांस्टेंट ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको तुम कांस्टेंट बोलो, थ्रो नहीं कर रहे, इसमें इंजन लगा हुआ है, वो इसको कांस्टेंट ऊपर ले जा रहा है 10 से, ठीक है। हम लोग यहां तक आए, ये पूरी हाइट हम कह रहे हैं 25 मीटर, ठीक। तुमको बताना है कि यहां से यहां तक जाने में ये कितना टाइम लेगा, सोचो। डायग्राम दिख रहा है सबको? दूर बैठे हो तुम लोग, दिख रहा है? ठीक है। मिनट में बताओगे आंसर? सेकंड में आंसर बताओगे? ठीक है। पचास सेकेंड, ओके। कुछ पता चल रहा है बेटा? थोड़ा बहुत नहीं पता चल रहा? एक्चुअली ये क्लास कल से कनेक्टेड है, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। वो वीडियो देख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो कल की वीडियो रिकॉर्ड है। 5 सेकेंड होगा, ओके। किसी और का आंसर आ रहा है? समझ नहीं आ रहा बेटा? 10 सेकेंड आ रहा है, ओके। देखो, हम बता रहे हैं फिजिक्स में जब पूरा फेज कवर हो जाएगा तो एक चीज तो समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, इतना समझ आ जाएगा। फिलहाल हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है। मैकेनिक्स में 2 पार्ट होता है। मैकेनिक्स में कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। कौन कौन से? काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो हो रही है उसको जज करते हैं।
हम लोग काइनेमेटिक्स में ये जज नहीं करते कि उस वेलोसिटी को होने का कारण क्या है, हम लोग ये जज नहीं करते कि उस पर कौन सा बल लगा हुआ है, कौन सा फोर्स लगा हुआ है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, वो जज नहीं करते। इसके ठीक बाद आता है डायनामिक्स। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जब शुरू होता है वहां से डायनामिक्स शुरू हो जाती है और तब जाके काइनेमेटिक्स का उसमें यूज होता है। क्योंकि देखो डायनामिक्स में मोशन भी हो रहा होगा, तभी तो कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कारण क्या है वो जानेंगे, तो उसमें काइनेमेटिक्स के पूरे फॉर्मूले लगते हैं प्लस डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। उसमें एक ही चीज एक्स्ट्रा होती है कि एक्सेलरेशन रहता है तो हम लोग F = ma मास इंटू एक्सेलरेशन का यूज करके फोर्स निकालते हैं, वो एक्स्ट्रा हो जाता है। उसमें मोमेंटम भी निकालते हैं मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करके। ये सब चीजें आगे चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये जज करो कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो ये है काइनेमेटिक्स से। नेक्स्ट तुम ये जज करो कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है, दिमाग में आ गया ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन लगेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिंपल वाला क्लास 9th का बेसिक वही लगेगा, वो 3 इक्वेशन नहीं लगेंगे। इतना क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर तो सोचो कि वेलोसिटी तो पता ही है, टाइम पूछा गया था, एक डेटा और मिसिंग है, डिस्टेंस, वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये 30 दिया है, ये 25 है, तो ऐसा करो कुछ, ये ट्रिग्नोमेट्री लगा दो यहां पे। कल हम ये चीज समझाए थे कि अगर ये x है तो ये क्या होगा, तो ये 25 किसकी वैल्यू है, तो इक्वेट कर दो, x sin थीटा इज इक्वल 25। साइन थीटा मतलब कितना, 30, साइन 30 मतलब कितना, वेरी गुड, ये हो गया 1/2। 2 को भेजो इधर, कितना हो गया, तो ये कितना आ गया, x कितना आया, x आ गया 50, 50, ये हो गया कितना 50, दूरी बदल गई। तुम बताओ ये चीज करने के लिए पेन लगाने की जरूरत है? थोड़ा सा बिना सोचे भी कर सकते हो, सॉरी बिना पेन यूज किए भी कर सकते हो, थोड़ा ये स्ट्रांग हो जाएगा ना, ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये निकल गया 50, जैसे ही 50 निकला तुम्हारा काम तमाम, क्योंकि तुमको करना क्या था, तुमको लगाना था s = ut + 0। क्यों 0? एक्सेलरेशन था ही नहीं, ठीक है, एक्सेलरेशन था नहीं, बस खत्म हो गई बात। इसी में ये वैल्यू डालो, ये डालो, ये निकल जाएगा 50 = ये कितना था 10। एक बात ध्यान रखो, हम ये बोले थे कि 10 कांस्टेंट है, अगर हम ये नहीं बोलेंगे 10 कांस्टेंट है तब दिक्कत हो जाएगी, तब वो ये आगे जाके ऊपर जाके स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा, क्यों स्लो हो जाएगा, वेलोसिटी जो सॉरी ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है। अच्छा सुनो, ये जब ऊपर जा रहा है, इंजन लगा हुआ है 10 से ऊपर जा रहा है, तो ये तरीका हुआ। अगर हम ये बोलते हैं कि इसको हम थ्रो किए थे, शुरू में थ्रो किए थे, तो ये 10 से जा रहा था, ऐसी कंडीशन में ग्रेविटी आ जाएगी बीच में। तो ग्रेविटी तो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, तिरछा मोशन हो चाहे वर्टिकल मोशन हो चाहे कैसा भी मोशन हो, जो जी है, जो ग्रेविटी है, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, एग्जैक्ट नीचे लगती है। आगे देखो, उसको लेते हैं क्वेश्चन अभी, ये इसको सॉल्व कर दो, टी निकाल दो, टी 5 आ गया, ठीक है, आपका 5 आया था, वेरी गुड। अभी ये सोल्यूशन समझ में आया सबको? इसको प्रॉपर तरीके से वीडियो देख करके वापस से नोट कर लेना, अपने लैंग्वेज में नोट करना। जब अपने लैंग्वेज में नोट करोगे तो तुमको डाउट होगा, फिर हमसे पूछ लेना, ठीक। इसको मिटा दे, चलो अब ये क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा, हम लोग अभी इसी चैप्टर में तुरंत 1D कर रहे हैं, हम लोग 1D कर रहे हैं, 1 डायमेंशन कर रहे हैं। 1 डायमेंशन में एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी लेंगे। तुम लोग जब 1D करोगे तो तुम लोग के दिमाग में ना पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि हम लोग 1D का कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब ऐसा फ्रीडम होना चाहिए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सोचो जहां पर मोशन बिल्कुल सीधा हो रहा है, चाहे ऊपर, चाहे इंक्लाइंड, चाहे हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो 1D होना चाहिए। सर्कुलर अभी मत सोचो, जब कुछ थ्रो करते हैं वो पैराबोलिक पाथ बनाता है, वो भी मत सोचो, वो 2D हो गया, उसको करेंगे आगे जाकर के। अभी हम लोग 1D कर रहे हैं। ध्यान रखो, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो जो एक्सेलरेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है, जी, स्मॉल जी। आगे जाके पढ़ोगे 2 जी होते हैं, एक स्मॉल जी, कैपिटल जी। तो जो स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू
फिक्स होती है अर्थ के लिए 9.81। जब पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में तब पता लगेगा ये एवरेज वैल्यू होती है। एक्चुअली क्या होता है, देखो जो अर्थ है ना वो अर्थ परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, तो इसका ये मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि चलो मान लो अर्थ ऐसा है, बस एग्जाम्पल, अगर अर्थ ऐसा है तो सेंटर के हिसाब से ये दूर हो गया, ये पास हो गया। अगर ये दूर हो गया, ये पास हो गया, तो यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, लेकिन जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है हर जगह। तो वो सिर्फ इस चैप्टर में क्लास 11th के लिए कांस्टेंट है। जब तुम इंजीनियर बन जाओगे या कुछ और इससे संबंधित बन जाओगे तो वहां पर हर मीटर पे जी की वैल्यू चेंज होती है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट लॉन्च धरती से दूर जाता है ना, तो जी बदल रहा होता है, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं, जी बदलता है असल में। तुम यहां पे रहो जी कुछ और, यहां रहो जी कुछ और, ये सब लोग कवर करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो वहां पे पढ़ोगे ये वाला कैपिटल जी पढ़ोगे, वहां पे इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फिलहाल जी की वैल्यू जी लेके चलो। तो एक चीज समझो, जब मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आएगा एक्सेलरेशन पता रहेगा, ठीक। एक और चीज ध्यान रखो, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ेगी। हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर ये उल्टा हुआ तो घटेगी। एग्जाम्पल बॉल का फेंकना, तुम बॉल को लो ऊपर फेंको, तो तुम तो उसको वेलोसिटी किधर दिए, ऊपर, हम बोल रहे हैं वेलोसिटी दिए। ये सेंटेंस सही है, हाँ सही है। जब वेलोसिटी दे रहे हैं तो डायरेक्शन भी दे रहे हैं और स्पीड भी दे रहे हैं, तो वेलोसिटी दिए, ठीक है। अगर हम बोले हम स्पीड दिए तब भी सही है, ठीक है। वेलोसिटी कितने की, चलो मान लो वेलोसिटी दी 2 मीटर पर सेकंड की, इनिशियल वेलोसिटी जब फेंके इसको, अब ये क्या करेगा, ऊपर जाके रुक जाएगा, यहां पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड 0 होगी। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी 2 हो गई, स्पीड 0 हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नीचे की तरफ कौन खींच रहा था, अर्थ। तो अर्थ नीचे खींच रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे है, और हमेशा ध्यान रखो ग्रेविटी हमेशा नीचे रखेगी। अगर मान लो तुम इस बॉल को ऐसे भी फेंकते हो ना, तो भी जी की वैल्यू हर जगह पे नीचे ही रहती है, एग्जैक्ट नीचे ही रहती है, ठीक है। अरे यार वो डिजिटल बोर्ड का मेरे मन में वो है पूरा, हम इसको ऐसे करके अंडू करके वो किए अभी तुरंत, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कुछ फाइनलाइज कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद डिजिटल बोर्ड हम लोग ले लेंगे। डिजिटल बोर्ड पढ़ाने में टाइम बहुत बचता है क्योंकि इसमें मिटाना नहीं पड़ता। चलो ये v हो गया इतना, यहां पे हो गया v 0। एक चीज ध्यान रखो, एक्सेलरेशन यहां पे बाय डिफॉल्ट a की वैल्यू क्या है, g है, ये पता ही रहेगा, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जो कि यूजलेस है, टाइम पास क्वेश्चन है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को टफ कर देंगे, ठीक। चलो छोटा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस हाइट से, यहां पे जमीन है, हम यहां से किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है ड्रॉप और एक होता है थ्रो, ठीक है, ड्रॉप और थ्रो। तो हम लोग थ्रो नहीं कर रहे, हम लोग बस ड्रॉप कर रहे हैं। देखो ये हो गया बस ड्रॉप करना। अब हम जब इसको यहां पे ड्रॉप किए तो ये यहीं पे क्यों नहीं रुका, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ है। अगर हम इसको यहां पे छोड़े तो ये इधर क्यों नहीं गया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है ना, इधर क्यों जाएगा। अब देखो जब 12th क्लास में जाओगे तुम लोग, इसी क्वेश्चन को टेढ़ा कर देते हैं, वो यहां पे कुछ मैग्नेट लगा देंगे और यहां पे कोई और मैग्नेट रख देंगे, तो अब क्या होगा, यहां भी एक फोर्स आ गया और एक ग्रेविटी है ही। अब इन दोनों को समझना होगा आपस में। अब इन दोनों को तुम तभी समझ पाओगे जब मैकेनिक्स, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो ड्रॉप और थ्रो करते हैं, तो हम लोग ड्रॉप का एग्जांपल ले रहे हैं और हम दे रहे हैं कि यहां से हम एक हाइट पर, h हाइट पर इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये कितना फास्ट नीचे टच करेगा, जब ये नीचे टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालना है, फटक से निकल जाएगा। ध्यान दो, हम लोगों को ना मास्टरी किस चीज पर करनी है, कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ करना है। एक बार के लिए अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, हालांकि याद होना जरूरी है, तभी तो सवाल लगा पाओगे। मतलब हम ऐसे व्यवहारिक रूप में बोल रहे हैं कि फॉर्मूला याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, माफ कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी गड़बड़ाना नहीं चाहिए।
मतलब कोई गलती से ये ना बोल दे कि सर ग्रेविटी वाला बात नहीं समझ में आया, वो सब चीजें। मतलब हमको जो अखर जाता है वो होता है जब कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। सवाल लगाओ, बीच में 4 जगह गलती करो, चलेगा। मतलब 2 को 4 लिख दो, वो सब मेरे तरफ से माफ है, वो तो तुम्हारा खुद का प्रॉब्लम है, खुद ही फेल हो जाओगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो सही होना चाहिए एकदम। चलो ड्रॉप करो, u इज इक्वल टू 0 है और a की वैल्यू g है। फटाक से इक्वेशन लगा दो b निकालने के लिए। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है। यहाँ पे एक स्मार्टनेस दिखाना होगा, वो तुम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कल हम शीट देने के लिए बोले थे, लेकिन हम लोग शीट नहीं दे पाए, बहुत अच्छा खासा पावर कट था, इसलिए शीट नहीं दे पाए हम लोग। उसमें ये जो मोशन चैप्टर है कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, सब दे देंगे सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे लगाओ, कौन सा इक्वेशन लगेगा बताओ? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा दें। हमको ये निकालना है, b निकालना है, ठीक है ठीक है। b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 gh लगा दो, as को gh कर दो, बात बराबर है। तो यहाँ पे as था, इसको हम लिख रहे हैं gh। तो अब इस h को दिया हुआ, ये h, ये h दिया हुआ है। अब तुम लगा दो इसको 0, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh हो गया। इससे एक चीज को याद रखो, ब्रांडेड फॉर्मूला, ब्रांडेड फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, ये चीज तो सिंपल थी, इसको टेढ़ा करते हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंक्लाइंड ले लेते हैं, इंक्लाइंड सरफेस, और ये जो बॉल सीधे आ रहा था आराम से फ्रीडम के साथ, तो तुमको ये चीज पता होगी कि इस बॉल का अपना वेट होगा। उस वेट को हम mg लिखेंगे। वेट का यूनिट क्या होता है? बेटा यूनिट क्या होता है वेट का? ठीक है, क्योंकि ये अभी शुरू ही हो रही है, आज से पहले हम लोग को पढ़ाया नहीं है। हाँ वो तो होगा ही होगा, लेकिन वेट एक तरह का फोर्स है, न्यूटन होगा उसका आंसर। एक चीज और सोचो, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। ये जी क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। तो वेट एक तरह का फोर्स है, इसीलिए ये फोर्स सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सबका मास अलग अलग है। ये फोर्स लगाता कौन है? अर्थ लगाती है। तो वेट क्या है? एक फोर्स है जो हमारे ऊपर लगता है अर्थ की वजह से। क्लियर हुआ? वेट एक फोर्स है, इसलिए उसका यूनिट न्यूटन है। कई बार तुम देखो किताब में एक चीज फंसा के लिखते हैं, वेट 50 kg, वो न्यूटन नहीं लिखेंगे, तो तुम उसको वेट मत समझ लेना, यूनिट पर ध्यान दो। यूनिट में अगर न्यूटन है तब तो वेट है, नहीं तो वो मास है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग देखो क्या चाहते हैं, यहां पर जब ये बॉल नीचे गिर के इसको हिट किया था तो v की वैल्यू आई थी अंडर रूट 2gh। इमेजिन करो अगर यहां पर हम कोई बॉल रखते हैं, ठीक है, अगर ये बॉल यहां आके जमीन को हिट करती है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? देखो हम यहां पे चलो देते हैं 30 डिग्री। अब आपको ये सोचना है कि जब ये बॉल यहां आके इसको हिट करेगा तो ये इस वाले से तेज हिट करेगा या स्लो हिट करेगा? बस इसको आके सीधे यहां पे हिट करना है, ऐसे ऐसे आगे इसको हिट करेगा। हाइट यहां से यहां सेम है, जहां से ये गिर रहा है यहां भी h था और यहां भी h है। धीरे करेगा, तेज करेगा। अच्छा धीरे मन में क्यों आ रहा है? डिस्टेंस बढ़ गया है तो और तेज जाएगा ना, मतलब तेज होते 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 और तेज हो जाएगा। ठीक, तुम मतलब तेज क्यों हो रहा है? डिस्टेंस प्लस। अच्छा आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, तेज होगा। देखो तुम लोग आगे जाके एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर का नाम होगा वर्क पावर एनर्जी। ठीक है,
वर्क एनर्जी भी बोलते हैं कुछ लोग। तो उस चैप्टर में तुम लोग एनर्जी कंजर्वेशन सीखोगे। एनर्जी कंजर्वेशन का ये मतलब होता है कि जो एक एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी बताओ यहां पे कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल कई तरह की एनर्जी होती है। अगर तुम बोलोगे सिर्फ पोटेंशियल, मान लो अगर हमसे कोई नाम पूछे कि मेरा नाम क्या है, हम बोलेंगे श्रीवास्तव, तो काम नहीं चलेगा। श्रीवास्तव मेरा कास्ट है। श्रीवास्तव तो कई लोग हो गए, बोलना पड़ेगा विकास कुमार श्रीवास्तव। इसीलिए एनर्जी कई तरह की होती है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होती है, आगे पढ़ाएंगे अच्छे से। उसमें एक फॉर्म होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला होता है mgh। जब नीचे आएगा तो h खत्म हो गया, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी खत्म नहीं हुई है, वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। किसमें? काइनेटिक में। जब ग्रेविटेशनल एनर्जी काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो वो यहां जब पहुंचेगी तो वो ट्रांसफॉर्म हो गई। तो कौन सी एनर्जी बनी पूरी पूरी? काइनेटिक। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। उन दोनों को इक्वेट करो, बराबर कर दो, क्योंकि यही तो उसमें कन्वर्ट हुई है। अगर तुम दोनों एनर्जी को इक्वेट करते हो, देखो यहां और यहां की बात कर रहे हैं, इक्वेट करो तो mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। mm काट दो, 2 को यहां भेज दो, तो 2gh अंडर रूट इज इक्वल टू v, सेम आ गया। ठीक है। अब जो तुम लोगों को लग रहा था कि ये उल्टा है, ये ऐसे है, ये वैसे, लंबाई बढ़ जा रही है, तुम लोगों को ये तो लग रहा था कि लंबाई बढ़ जा रही है। लेकिन बेटा थोड़ा ये सोचो, लंबाई इस दिशा में अगर बढ़ रही है, मेरी बात समझना, तुम लोग का सोचना सही था, लेकिन तुम लोग का सोचना एक स्टेप सही था, उसमें एक और स्टेप था, वो ये कि ये जो बॉल नीचे आ रहा है वो पूरा का पूरा जी ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, लेकिन ये बॉल जी ग्रेविटी से नीचे नहीं आ रहा है। मतलब ये इधर जो जा रहा है जी से नहीं जा रहा, ये तिरछे जा रहा है ना। जी तो नीचे लगता है, लेकिन जा तो उधर रहा है, तो वो किसी और जी से जा रहा है। इसलिए तुम लोग जो सोचे कि दूरी बढ़ी तो स्पीड बढ़ने का चांस ज्यादा मिलेगा, सही था, लेकिन स्पीड उतना तेज नहीं बढ़ेगा जितना तेज इसमें बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर बॉल जी से नीचे आ रहा था, लेकिन यहां पर बॉल जी से नहीं, जी से कम से नीचे आएगा। जी से कम, तो कितना कम देखते हैं? तुम लोगों को कल हम वेक्टर कंपोनेंट दिखाए थे, कंपोनेंट कैसे होता है जरा समझना। अगर यहां पे बॉल है तो जी नीचे काम कर रहा है, ठीक। अब इस जी के 2 कंपोनेंट बनाओ, एक कंपोनेंट जो उसको उधर लेके जा रहा है, दूसरा कंपोनेंट जो उसको इस दीवार से या रोड से या जो भी है उसे चिपका के रखा है। मेरी बात समझो क्या बोल रहे हैं। इस जी के 2 कंपोनेंट बनाओ, एक कंपोनेंट जो उसको इधर लेके जा रहा है, दूसरा कंपोनेंट जो उसको चिपका के रखा है। मतलब समझो, इधर लेके जा रहा है और इधर चिपका के रखा है, ठीक। अब जरा देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अगर तुम यहां पे एक ऐसे ट्रायंगल बना दो, तब ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर इसको तुम मेन वेक्टर समझते हो, इस मेन वेक्टर के 2 कंपोनेंट मिल गए, तो कल हम समझाए थे कि एंगल के साइड वाला कॉस होता है, तो वो क्या होगा? वेरी गुड, वो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। उसका आंसर क्या आता है? वेरी गुड, साइन थीटा। एक तरीका ये होगा कि ये समझने का ये कंपोनेंट जो है उसका आंसर आएगा जी साइन थीटा। लेकिन एक और तरीका है समझने का, अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये पूरा फिर से 90 था ना। कंपोनेंट हम जो डिवाइड किए हैं वो 90 पर डिवाइड किए हैं, ठीक। ये थीटा था, इस 90 की वजह से ये हुआ 90 माइनस थीटा, तो इस 90 की वजह से ये हुआ थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? जी कॉस थीटा, और इसके अपोजिट वाला जी साइन थीटा। एक ये भी तरीका हुआ, राइट। अब देखो जितना ज्यादा अपने आप को फोकस कर पाओगे, अगर टायर्ड हो तो बता देना, जितना ज्यादा फोकस कर पाओगे उतना ज्यादा ये ग्रो करेगा। अगर क्लास में रहोगे और फोकस नहीं कर पाए तो फिर तुम सिर्फ कुछ सीख नहीं पाओगे, और सीख नहीं पाओगे तो नेगेटिव हो जाओगे। नेगेटिव हो जाओगे तो क्लास में इंटरेस्ट चला जाएगा।
और घर पे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, अगर यहाँ पर क्लास में 10 मिनट का भी इंटरेस्ट आ गया तो घर जाके दबा के पढ़ोगे, क्योंकि ऐसा हर दिन नहीं होगा कि तुम हर दिन खुश रहोगे, ऐसा नहीं होता हर दिन। इसीलिए हम बोल रहे थे मशीन बन के पढ़ाई करना है, हम खुश रहें चाहे ना रहें, हमको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, वैसे पढ़ना हम लोग को IT निकालना है इस बार। जी साइन थीटा हो गया, डी कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे सब समझ में आ गया। तुम ये देखो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू किसी दिए गए एंगल के लिए, थीटा जो दिया हुआ है वो ना तो 0 है ना तो 90 है, ना तो 0 है ना तो 90 है, कोई और थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू दशमलव में होगी, डेसिमल में होगी। यहां डाउट आ रहा है? ठीक है, बताओ क्या डाउट आ रहा है? अच्छा बेटा देखो, 0 पर साइन क्या होता है? 0 होता है। 90 पर क्या होता है? तो 0 से 1 के बीच में क्या भरा हुआ है? डेसिमल तो भरा हुआ है। तो 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल पिक कर लो, पिक करो कोई भी एंगल, 30 ले लो, 30, 45, 22.5, 27.5 कुछ भी ले लो भाई, 36, 36.5 कुछ भी ले लो, उस पर दशमलव ही तो आंसर देगा वो। किसी बड़े इंटीजर में अगर दशमलव से गुणा कर दिए तो वो नंबर छोटा हो जाता है, इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं उनको छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। समझे मेरी बात? अब बड़ा छोटा अपने साथ समझ लेना, जो बड़े लोग होते हैं उनके छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। क्यों? गणित कहता है भाई, मान लो मेरे पास कोई संख्या है, वो है 1000, इस संख्या में हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 0.001 से। ये है कोई बहुत बड़ा इंसान जिसकी वैल्यू है 1000, ये है बहुत छोटा इंसान, घटिया इंसान, बेकार इंसान, ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.001, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। इसीलिए बड़े लोगों को छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इस बात को मैथ प्रूव करता है। आगे चलो, ये जो साइन थीटा है उसका मान दशमलव में होगा, ये क्लियर हो गया। जी का मान चलो 10 मान लो फिलहाल के लिए, अब उसमें दशमलव से गुणा करोगे तो वो छोटा हो जाएगा ना पूरा आंसर। अब यही बात यहां पे फंसी थी जो आप लोग सोच नहीं पाए थे। आप लोग ये तो सोचे कि सर डिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है तो वेलोसिटी को बढ़ने का चांस ज्यादा मिलेगा, इसलिए वेलोसिटी तेज हिट करेगी, ये सोचना सही था। लेकिन आप लोग इसमें एक चीज नहीं मिस कर पाए कि अगर ये मिस कर दिए कि अगर ये डायरेक्ट नीचे आएगा तो ये जी से नीचे आएगा, लेकिन वो तिरछा जा रहा था तो जी से तो नहीं जाएगा, वो किससे जाएगा? जी साइन थीटा से जाएगा। तो अब जी साइन थीटा का रोल समझ में आ गया। जब भी कोई इंक्लाइंड होकर सरकता है ना, इसीलिए वो सटाक से नहीं सरकता, वो आराम से सरकता है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जो है ना उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता। क्लियर हो रही बात मेरी? ठीक। अब देखो इसका रोल समझो, जी कॉस थीटा का क्या काम है? जी कॉस थीटा ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से बॉल इसमें चिपका हुआ था। अगर ये इधर ना हो ना तो ये बॉल इसमें चिपकेगा ही नहीं। ठीक, वेट का कंपोनेंट करके हम तुमको एक चीज सुनाना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थॉट प्रोसेस ग्रो करो, सवाल तुम लोग घर भी लगा सकते हो, डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से जो सवाल लगाना है लगाओ, HC वर्मा लगाओ, NCERT लगाओ, इरोडो लगाओ, DC पांडे लगाओ, जो बुक लगानी है लगाओ, ठीक है। सारा बुक तुमको हम वहां पे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अपने मन से बस उठाओ लगाओ, उठाओ लगाओ, इतना क्वेश्चन लगाओ जो जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सब लगाओ। तुमको पता है पूरे भारत में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं IIT JEE के लिए, उसमें से ज्यादातर कोचिंग सेंटर यही करते हैं। वो क्या करते हैं, जो अच्छे अच्छे बुक्स हैं उन्हीं बुक्स के क्वेश्चंस को उठाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं और उस क्वेश्चन को बच्चों को दे देते हैं। और इसके लिए वो कोई आदमी रखते हैं किराए पे या उसको भाड़ा देते हैं, कुछ भी करते हैं, मंथली देते हैं। ठीक, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं जो खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो क्वेश्चंस जेन्युइन क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को जो प्रैक्टिस करके IIT में जाना है, उसके लिए किसी नए क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे बुक्स हैं मार्केट में, उनके अगर क्वेश्चन कर लोगे तो तुम खुद टीचर बन जाओगे। इतने अच्छे अच्छे बुक्स हैं मार्केट में। प्रॉब्लम आएगी कि वो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसके लिए हम अवेलेबल है। बस एक चीज जो बुक कभी भी मतलब उसको टक्कर नहीं सकता, वो है टीचर। बुक तुम्हारे डाउट को एक्सप्लेन नहीं करेगा, इतना ही फर्क है बुक और टीचर में। बुक से तुम सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन जहां पे तुमको डाउट आ गया वहां पर चाहिए टीचर कि सर ये वाला बात कैसे हो रहा है, इसको बताइए। चलो अब ये बताओ कि जी साइन थीटा की वैल्यू जी से कम है या ज्यादा? कम है, तो ऑब्वियस बात है ये था क्या, ये टोटल एक्सेलरेशन है ना भाई, तो ये बॉल जो है वो स्लो सरकेगा, इसीलिए यहां तक पहुंचते पहुंचते वो यही वेलोसिटी गेन करेगा।
जो ये फ्री में कर रहा था। ठीक समझ में आ गया। अब यहां पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक और कंपोनेंट समझते हैं वेट का। अब देखो ये जो वेट का कंपोनेंट है ये असल में समझना चाहिए लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, लेकिन यहां पे समझने से जरूरी है क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस काइनेटिक्स में करने होते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चंस हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। ये एक ट्रायंगुलर वेज है। ट्रायंगुलर वेज मतलब ऐसे दिखने वाला कोई लकड़ी का कुछ गुटका है, इस पे हम कोई एलिमेंट यहां रख देते हैं। अब ये एलिमेंट इधर सरकेगा। जब ये एलिमेंट इधर सरकेगा तो पहला क्वेश्चन आता है कि वो इधर ही क्यों सरकेगा, इधर क्यों नहीं गया, ये इधर क्यों नहीं आया। ठीक है, इन सबका आंसर टेक्निकली देना है, एज अ साइंस स्टूडेंट देना है आपको। ऐसे नहीं आ रहे सर यहाँ क्यों जाएगा, ऐसे नहीं बोलना रहे सर गजब बात करते हैं, यहाँ तो जमीन लगी हुई कैसे इधर जाएगा, ऐसे नहीं बताना है, साइंस की तरह बताना है। देखो होता क्या है कि इसका जो जी है वो नीचे काम कर रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस जी का कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे लेके आने में सक्षम नहीं है। क्यों? ये जो जी है ये जी नीचे लेने सक्षम नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ये लेयर पड़ा हुआ है ये लेयर सॉलिड लेयर है, सॉलिड लेयर है। अब ये सॉलिड लेयर है तो इसके ऊपर ही सरक सकता है। अब हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, इस सरकते हुए ब्लॉक को फ्रिक्शन को हम जीरो करेंगे और एक केस में फ्रिक्शन को जीरो नहीं करेंगे। ये जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो भी सकता नहीं हो सकता है। अगर फ्रिक्शन जीरो है तब देखते हैं क्या होगा। ये जो जी नीचे आ रहा है ये जी अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेट बन जाएगा। अब देखो इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, जैसा हम जी का किए थे। इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट वेट का वो होगा जो इस ब्लॉक को नीचे सरका के ले आएगा। दूसरा कंपोनेंट वो होगा जो इस ब्लॉक को इससे चिपका के रखेगा, कांटेक्ट में बना के रखेगा। अगर ये नहीं रहे तो ये छल जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, इसे चिपका के रखेगा। अब तुमको ये पता है अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। ठीक, एक हम ट्रिक बताते हैं। अगर एस फॉर सरफेस, अगर सरफेस पर एंगल थीटा दिया हुआ है तो स्लाइड, एस फॉर स्लाइड, स्लाइड डायरेक्शन में साइन थीटा आता है। एस एस एस, समझ गए ट्रिक? अगर यहां पर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट हो जाएगा। अगर ये है, इसको मान लो ये डब्लू, तो ये हो जाएगा डब्लू साइन थीटा और ये हो जाएगा डब्लू कॉस थीटा। ये ट्रिक याद रखना। अब देखो जब डब्लू साइन थीटा है तो तुमको बताए हैं डब्लू एक फोर्स होता है, वेट एक फोर्स होता है। वेट कौन सा फोर्स है? लगाती है अर्थ तो बिल्कुल नीचे लगाती है, लेकिन यहां पे देखो अलग फोर्स लग रहा है इस पे। अगर इस पूरे फोर्स का इससे कंपेयर करो तो ये कम है। ठीक है, इसका काम क्या है? ब्लॉक को नीचे ले आना। अगर ये फोर्स ना रहे तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल तो है। अब अगर हम फ्रिक्शन जीरो कर देते हैं तो ये फोर्स नीचे ले आएगा। अब अगर हम फ्रिक्शन अलाउ कर देते हैं, अगर फ्रिक्शन अलाउ कर दिए तो फ्रिक्शन फोर्स इसके पीछे लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस पे लगता है, सरफेस, दो सरफेस के बीच में लगता है, तो इसीलिए हम इसको एरो को यहां दिखा रहे हैं, दोनों सरफेस के बीच में। ठीक, ये फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये फ्रिक्शन इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि इसके बराबर हो गया तो ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा हो गया इससे तो ये ब्लॉक, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है रियल में, बताएंगे उस चैप्टर में ऐसा क्यों नहीं होता। तो ये डब्लू साइन थीटा इसको नीचे लेके आ रहा है। तो इस डब्लू साइन थीटा में डब्लू को अगर तुम देखो तो ये डब्लू क्या है? mg है। सिर्फ डब्लू को देखो, सिर्फ डब्लू को देखो। ठीक है, तो अब ये क्या है? mg साइन थीटा है। तो इसमें mg साइन थीटा को अगर तुम ma से कंपेयर करो तो मास के अलावा जो भी बचा वो क्या है? एक्सेलरेशन है। मतलब पूरा का पूरा जी साइन थीटा क्या है? एक्सेलरेशन है। इतना सब थ्योरी रेडी हो गया है। अब हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे। अब देखो हम लोग ना रिलेटिव मोशन का एक दिन तो देखे थे लेक्चर, जो इंट्रोडक्शन क्लास था,
वो हम लोग आगे जाके फिर देखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि दो स्पीड्स का कॉम्बिनेशन, दो स्पीड का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो वो होगा रिलेटिव मोशन का नेक्स्ट चैप्टर, मतलब सॉरी मोशन का नेक्स्ट चैप्टर 1D में ही है, उसको हम ऐसे कंबाइन कर रहे हैं कि चलो मान लो कि हेडिंग रहेगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेलोसिटीज, ये हेडिंग रहेगा, लिख लेना हेडिंग बुक में, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेलोसिटीज। इसमें क्या करना है, मान लो कि यहां पे कोई नदी है, मार्कर में यही टाइम पास होता है, यहां पे कोई नदी है। अब इस नदी में इस दिशा में फ्लो हो रहा है, और चलो इस फ्लो को हम मान लेते हैं कि ये 50 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि यहां पे कोई बोट है, ये बोट इधर जा रही है, ठीक, मान लेते हैं ये बोट 70 से जा रही है इधर, तो यहां पर दो अलग अलग वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो वैसे तो ये टॉपिक एक्चुअली 2D वाले में आता है, 2D में आता है, लेकिन इसको हम यहां पे इसलिए बताना चाहते हैं अभी क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये भी कांस्टेंट चलती है, ये भी, इसमें इंजन लगा हुआ है, नाव में, बोट में इंजन लगा हुआ है, ये भी कांस्टेंट जाएगा, तो दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। अब इसको हम लोग समझते हैं जैसे हम लोग समझे थे रिलेटिव मोशन के इंट्रोडक्शन क्लास में 13 अगस्त को, कल था 14 अगस्त, सॉरी कल था 16 अगस्त, तो 16 अगस्त को तो हम लोग डे 1 का क्लास लिए थे, शुरू से फिर चल रही है बेटा, आप देख लीजिएगा लेक्चर। और उसके बाद जो हम अभी आगे आएगा रिलेटिव मोशन, उसको फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से थोड़ा ये समझो, एक सेकेंड पे जज करेंगे हम लोग इसको। मान लो ये पानी है, पानी का पार्टिकल, पानी जो नदी में जा रहा है, एक सेकंड में ये कितना दूर जाएगा, 50 मीटर, ठीक। अब ये नाव जो है वो पानी के ऊपर ही तो है, तो अगर 1 मिनट के लिए ये मान लो कि नाव नहीं चल रही है, तो ये नाव ऑटोमेटिकली 50 मीटर इधर चली जाएगी नदी की वजह से, ठीक। अगर नाव चल रही है तो नाव कहां जाएगी, 70 मीटर इधर, ठीक। अब जरा समझते हैं एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नाव को इधर कितना जाना था, इधर कितना जाना था, 70, 50 और 70, तो यहां पर तुम आ जाओ 50 पर और यहां पर तुम आ जाओ 70 पे, तो इसको यहां लेके आओ, इसको यहां लेके आओ, यहां पे लेके आओ, ठीक है। तो मतलब तुम्हारी नाव शुरू हुई थी ऐसे, ठीक है, लेकिन वो पहुंचेगी यहां पे, लेकिन उसका मुंह जो रहेगा ना वो हमेशा ऐसे ही रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन पहुंचेगी वो वहां। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आप यहां पर हैं, मान लीजिए ये कोई स्विमर भी हो सकता है, तैराक भी हो सकता है, तैरने वाला लड़का या लड़की, अब वो यहां से मान लो यहां जाना चाहता है, तो वो अगर ऐसे जाएगा तो कभी नहीं पहुंच पाएगा, राइट। तो अब हमको यहां पे ये समझना है कि हम इधर मुड़ के जाएंगे भाई तभी यहां पहुंच पाएंगे, राइट। अगर हम नाव को इधर मोड़े, इसका मुंह मोड़ दो, नाव को इधर इसका मुंह मोड़ दो और इंजन ऑन कर दो, नाव इधर चलेगा, तो नाव क्या करेगा, फिर नाव जानते हो यहां चलेगा तो ये नाव हमेशा ऐसे रहेगा, यहां पहुंचेगा नाव। देखो यहां पे इसका ये मतलब हुआ कि हमको नाव में एक चीज पैदा करनी है कि वो नदी के इस वेलोसिटी को कैंसिल कर दे, मतलब कि नाव को यहां से इतने एंगल पर एक वेलोसिटी से भेजना है, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, समझ में आ रहा है, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक नाव को इधर ले जाएगा और एक उस काम आएगा जो नदी के वेलोसिटी को कंपनसेट करेगा। एक चीज साफ साफ तय हो गई कि जो ये कंपोनेंट है इसकी वैल्यू ठीक 50 होनी चाहिए, ठीक। अगर ये v है
और ये एंगल हम थीटा मान रहे हैं, ये कंपोनेंट बताओ। वेरी गुड, ठीक है या डाउट है? ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा, आपका मिस हुआ है। देखिए समझिए, जो थीटा का साइड होता है ना वो कॉस थीटा होता है, और जो अपोजिट होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक, तो ये हो गया v साइन थीटा। तो हमको v साइन थीटा की वैल्यू 50 है, ये पता चल गया। ये कैसे पता चला? कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि चलो ठीक है 50 तो होना ही चाहिए, तभी तो हम इसको धक्का मार के मतलब बराबर कर पाएंगे। अब देखो 1 सेकंड का जरा इमेजिन करो, 1 सेकंड में ये नदी नाव को 50 उधर ले जाती, उसी सेकंड में, उसी 1 सेकंड में नाव अपने आप को वापस इधर ले आता। तो नाव ना तो उधर गया ना तो इधर गया, नाव ना ही उधर गया ना ही इधर गया। अब नाव कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कितने से जा रहा है? v cos थीटा से। ऊपर कितने से जा रहा है? v cos थीटा से। ठीक, अब अगर हमारे नाव का शुरुआत में स्पीड पता होता तो हम समझ जाते कि चलो भाई कितना कितना वैल्यू v cos थीटा का आएगा, कितना कितना वैल्यू v sin थीटा का आएगा। अब यहां से एक इक्वेशन तो पता चल जाता है कि चलो ठीक है v sin थीटा की स्पीड 50 होनी चाहिए, इक्वेशन 1 मान लिए। तुमसे ये पूछा जाएगा कि अगर नाव की स्पीड, ये जो नाव है, इमेजिन करना तुम लोग, अगर ये पूरी वैल्यू सोचो, अगर ये पूरी वैल्यू 50 से कम रह गई, 50 से कम रह गई, तो क्या ये नाव कभी सीधे जा पाएगा? तो किधर से जाएगा? थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ओके, तो यहां पर एक कंडीशन बनता है जो आईआईटी और जेईई में पूछा जाता है। वो कंडीशन ये है कि ये जो साइन थीटा है ये तो डेसिमल में है, हमको पता है, ये दशमलव में आएगा। समझ, हमेशा याद रखो साइन और कॉस हमेशा दशमलव में आते हैं, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें 0 और 90 का केस नहीं रहेगा, कोई ना कोई थीटा दिया रहेगा। साइन थीटा या कॉस थीटा डेसिमल में रहेगा। अब ये जो v साइन थीटा है, इस पूरे का मान डिपेंड करता है ये दशमलव वाला सिस्टम जो गड़बड़ कर रहा है, तो ये दशमलव इसको हमेशा छोटा करेगा। तो ये जो v है ना, ये v कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि जब गुणा हो तो इसके बराबर आ जाए। ये v कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि जब गुणा हो तो इतना हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर v की वैल्यू, समझो, अगर v की वैल्यू एक खास वैल्यू के नीचे है तब दिक्कत हो जाएगी, तब नाव इधर कभी नहीं आ पाएगा, नाव सीधे कभी नहीं जा पाएगा। अगर मान लो हम तुमसे बोलते हैं कि v की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर हम नाव को यहां से यहां लेके जाना चाहते हैं, इस केस में तो कभी नाव जाएगी? चेक करो, नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? पहले से कम आ रहा है। v की वैल्यू कितनी है? 30 रख दो, साइन थीटा बाई 2 15 आ गया, तो इसको ढकेल देगा, इधर गेम नहीं हो पाएगा। ओके, अगर इसको बढ़ा दें, चलो 100 कर दें, अब इक्वल हो जाएगा, अब एग्जैक्ट जाएगा। चलो ठीक है, हम इसको 100 नहीं किए, अगर इसको मान लो 70 कर दिए तब टेढ़ा जाएगा, क्योंकि ये 1/2 दे रहा है। ठीक, चलो ठीक है, ये 1/2 दे रहा है। अब यहां पे समझना है, मैथ का सहारा लेके साइन थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाती है। साइन थीटा की वैल्यू, थीटा बढ़ाओगे साइन बढ़ जाएगा। अब अगर हम इसको कम कर दें तो साइन कम हो जाएगा। साइन कम होने का मतलब यह है कि वो 0 की तरफ जाएगा, और थीटा बढ़ाने का मतलब यह कि वो 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, दशमलव की संख्या जितनी छोटी रहेगी उतनी प्रॉब्लम होगी। 0.4, 0.9 अंतर को समझो। अगर इसको हम 0.4 रखें तो ये और कम हो जाएगा, 0.9 रखें थोड़ा ठीक रहेगा। कहना ये चाहते हैं कि ये दोनों मिल करके डिसाइड करेंगे कि इसका क्या होना है। ठीक, तो हर क्वेश्चन का सिचुएशन अलग रहेगा। तुमको नदी और नाव की प्रॉब्लम में सबसे पहले एक चीज जज करना होता है कि हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, बराबर है या ज्यादा है, छोटा है। उसे तुम डिसाइड कर लोगे कि नाव यहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मान लो छोटा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है नाव यहां नहीं पहुंचेगी।
तो नाव कहीं यहाँ या यहाँ कहीं और पहुंचेगी, लेकिन फिलहाल हमको पहुंचना है नाव को यहाँ पे। तो एक कंडीशन बन गया ये 50 = v sin थीटा। दूसरा बन गया तुम्हारा कि चलो अब नाव यहाँ पहुंच रही है, तो नदी की अगर चौड़ाई दी रहेगी, नदी कितनी चौड़ी है, मान लो कि नदी 300 मीटर चौड़ी है, तो नदी नाव यहाँ कितने देर में पहुंच जाएगा। चलो हम नाव का स्पीड दे रहे हैं तुमको, ये जो नाव का खुद का स्पीड था उसको हम 100 कर देते हैं, और थीटा की वैल्यू नहीं पता है हमको, ठीक है, हमको थीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो हमारा काम यह है कि नाव को थीटा एंगल पर भेजा गया था, तो नाव बिल्कुल यहां से यहां पहुंच गई, ये सब कंडीशन हो गया। तो हमको बताना है कि कितने एंगल पर नाव को भेजा गया था, वो पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कितनी देर में नाव यहां पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि थीटा का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कितने टाइम में रिवर क्रॉस कर लेंगे। रिवर को क्रॉस एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे करना है, ठीक है। तो थीटा का एंगल तो पता चल गया कितना होगा 30, क्योंकि हम ये क्या करेंगे यहाँ पे 100 रखेंगे, 100 रखेंगे, 50 100 साइन थीटा करेंगे, 100 को नीचे भेजेंगे, 50 से 100 कट जाएगा, 1/2 साइन थीटा, 1/2 आ गया, थीटा आ गया 30 डिग्री। जब थीटा 30 डिग्री आ गया तो वो थीटा को हम यूज करेंगे इसमें, v पता है 100, यहां पे रखेंगे 30 डिग्री, √3/2 आएगा cos 30 की वैल्यू, तो 100 × √3/2, √3/2 को तुम चाहो तो सॉल्व कर दो, या फिर 50 √3 रखो। हम ये कह रहे हैं कि v की वैल्यू है 100, cos 30 की वैल्यू आएगी √3/2, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 50 √3 आ जाएगा। ये बन गया वो वेलोसिटी जिससे नाव क्रॉस करेगी, ठीक। इस पूरे एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन कहीं नहीं है, तुम देख पा रहे हो कहीं स्पीड घट रही है क्या, यहां पे कैंसिल हो रही है, घट नहीं रही है, स्पीड नहीं घट रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ, बस हो गया काम हमारा। ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से आपको कितनी दूरी तय करनी है 300 मीटर, तो बताओ टाइम कितना आ रहा है। ओके, देखते हैं हम लोग, S = ut लगा दो, दूरी पता है कितना 300, u पता है कितना 50 √3, 100 नहीं, क्योंकि 100 इधर था, इधर तो जा ही नहीं रहे हम लोग, तो 100 लगा दो यहां पे, सॉरी 50 √3 लगा दो इंटू t, 50 से ये कटेगा 300, कितनी बार में 6 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 6 आ गया बाय √3 आ गया = t आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रहे, बहुत पहले हमको याद नहीं कौन से सन में हम AIEEE का एग्जाम दिए थे, उस समय ना IIT से छोटा एग्जाम था AIEEE, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया था, शायद पता नहीं किस समय, याद नहीं आ रहा है। तो उस क्वेश्चन में मेरा आंसर हम सॉल्व किए, इजी क्वेश्चन था, नीचे में √3 - 1 आ गया। अब उसको हम चेक कर रहे थे ऑप्शन में, ऑप्शन मिला ही नहीं, उस इजी क्वेश्चन को हम छोड़ के चले आए, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि हम उसको रेशनलाइज कर दें, मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो हमेशा ऐसा होता है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 से 6 को कट कर दो 2, तो 2√3 आंसर आ गया, 2√3। अगर ऑप्शन चेक कर लेना √3 में होगा तो ये टिक कर देना, डेसिमल में होगा तो इसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके तब करना, टिक, टी की वैल्यू आ गई। टाइम बताओ कितना हुआ 2√3, अपना टाइम नहीं, ठीक है। अब देखो हम लोगों को एक क्वेश्चन इसमें और लेना है। देखो तुम लोग ये समझ लो कि हम लोग इसको किसी और कॉन्सेप्ट से कर ही नहीं रहे, हम लोग अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। देखो ये जो समझना था समझ में आ गया, अब इसको हम लोग करते हैं छाता वाला प्रॉब्लम। जानते हो तुम लोग छाता वाला प्रॉब्लम, ये बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है, जैसे ये बहुत पॉपुलर है नदी वाला प्रॉब्लम। अब इसमें कुछ भी कर लोगे तुम, नदी में कुछ भी क्वेश्चन कर लोगे। जानते हो क्या पूछते हैं, घुमा देंगे। अगर मान लो कि ये नाव यहां नहीं पहुंच रहा है, मान लो यहां पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा था, ठीक। यहां पहुंच रहा है तो कितना दूर पहुंच रहा है, ठीक। हम लोग देखेंगे कि अगर ये ज्यादा है तो कैसे पता करोगे कितना ज्यादा है। डेटा दिया रहेगा, घटा देंगे। मान लो ये 50 है,
ये v sin थीटा है, तो हम घटा देंगे 50 माइनस v sin थीटा। तो यही तो नदी है जो तेज, थोड़ा कितना तेज है भाई वो पता चल गया। तो 50 माइनस v sin थीटा वो स्पीड है जिससे एवरी सेकेंड नाव इधर गई थी। तो नाव यहां से यहां जाने में कितना टाइम ली, उतने ही टाइम में नाव यहां से यहां गई थी। तो इस तरह से सोचना होता है। तो जब क्वेश्चंस करने को देंगे तब मजा आएगा करने में। हम लोग करते हैं छाता वाला प्रॉब्लम। आप लोगों में से बाइक कौन कौन चलाता है? आप दो बाइक चलाते हैं? स्कूटी, साइकिल? चलो ठीक है। अब ये बताओ कि बारिश में बाइक आप लोगों में से चलाएं कभी? बारिश में नहीं मिलती है। बारिश में बाइक नहीं मिलती है। चलो हम बात कर लेंगे, मिल जाएगी। अच्छा, आप बाइक चलाएं बारिश में? बताइए, जब बारिश में बाइक चलाए होंगे तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ होगा बारिश को लेकर के? बारिश हो रही है तब गाड़ी सही चलती, मतलब चलती नहीं है। जैसे बारिश रुकेगी बाकी गाड़ी चलने लगेगी। ये अलग ही दुनिया में चला गया। वेरी गुड। हम ये पूछना चाह रहे थे, एक्चुअली हम सवाल ही ठीक से नहीं पूछे। हमको ये पूछना था कि जब बारिश हो रही है तो आप गाड़ी चला रहे हैं तो बारिश आपको सीधे पड़ती है या तिरछे पड़ती है? कहीं से पड़ने नहीं लगती है। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, कहीं से पड़ने लगती है। लेकिन अगर उसको ऐसे थ्योरी में समझा जाए तो बात कुछ और होगी। हाँ हाँ, देखो नहीं पड़ेगी तो सीधे ही हम लोग चलते रहते हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे गिरती है, हम लोग ऐसे स्पीड से जाते हैं तो मुंह पे आती है। देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक टॉपिक है छोटा सा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ये डिसाइड करता है कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोग यहां पे जो भी मोशन सॉल्व कर रहे हैं ये सब बोर्ड पर कहीं ना कहीं अर्थ को कंसीडर कर लिया गया था, उसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग जो बैठे हैं, अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमारा जो गैप है वो चेंज नहीं हो रहा। तो एक दूसरे के रेफरेंस में हम लोग मोशन नहीं कर रहे। लेकिन सेम टाइम पर कोई आदमी बीएचयू गेट लंका पर गाड़ी से जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना हमारा। गूगल मैप में चेक कर लो, गया दिखाया डिस्टेंस गूगल मैप में। सेम टाइम पर अगर कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट सैटेलाइट में बैठा हुआ है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट जा रही है, तो वो ये देख रहा है कि अरे ये सब जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं हाय सर, लेकिन आपस में मोशन नहीं कर रहे। तो एक्चुअली ये जो मोशन का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का है देखा जाए तो। ठीक है, ऑब्जर्वर कौन है वो डिसाइड करेगा मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम आपको ऑब्जर्व करें तो आप मोशन नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अगर अंतरिक्ष में बैठा हुआ कोई वैज्ञानिक देखे हम लोगों तो मोशन कर रहे हैं, तो रेफरेंस प्लेन रेफरेंस बदल गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ठीक है, ये सब समझाया जाएगा आगे चल के। स्मॉल स्मॉल थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फोकस टफ चीज समझाने पे अभी। तो देखो, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड हो जाता है तो मोशन डिसाइड हो जाता है। जो बुक में क्वेश्चन होता है ना, उसमें हर बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बात समझ में आ जाती है कि ठीक है मोशन हो रहा है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी साथ साथ में मोशन करने लगे तब वो नॉन इनर्शियल हो जाता है, और अगर वो मोशन नहीं कर रहा तो वो इनर्शियल हो जाता है। थोड़ा इसका और डिटेल भी है। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो खुद एक्सेलरेशन में ना हो, ठीक है, तब। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो व्हीकल्स हैं, एक पुलिस हो गया एक चोर हो गया, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है, दोनों सेम बाइक पर हैं, मान लो पल्सर बाइक, दोनों 80 से जा रहे हैं, 80 घाट नहीं 80 की स्पीड, दोनों 80 की स्पीड से जा रहे हैं। अगर दोनों 80 की स्पीड से जा रहे हैं तो उनके बीच में गैप है, वो गैप बदलेगा? तो पुलिस के रिस्पेक्ट में ये चोर मोशन करेगा? नहीं करता।
तो पुलिस वाले क्यों कहते हैं रुक बे रुक, तो पुलिस वाले क्यों रोक रहे होते हैं? मतलब साइंस के हिसाब से उनका कहना गलत है। सब वो चोर तो मजा लेगा अगर वो चोर फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो बोलेगा सर हम आपके रेस्पेक्ट में मूवी नहीं कर रहे। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हमको उठा के जेल में डाल देंगे, तो आपको लगेगा हम मोशन नहीं कर रहे हैं, हम जेल के अंदर हैं। लेकिन वो वैज्ञानिक साहब जो बैठे हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में तो अभी भी हम मोशन कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा मोशन ही रोकना है तो अपनी गाड़ी में बैठा के हर जगह ले चलिए, हम लोग के बीच का गैप कभी खत्म ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप? रिलेटिव मोशन सब काम करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, और तुम लोग एक्चुअली एग्जांपल तो हम बता ही दिए, अब तो तुम लोग समझ जाओगे। अभी जो मोशन में चल रहा है, इस मोशन में जो सबसे टफ पार्ट होता है, जहां पर बच्चे फंस जाते हैं, वो होता है ये जो रिवर क्रॉस का प्रॉब्लम होता है, बच्चों से फंसते हैं, और जो छाते का प्रॉब्लम होता है, बच्चों से फंसते हैं। तो रिवर क्रॉस में आप लोग नहीं फंसेंगे। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे रिवर से, कहीं पे वो डिस्टेंस पूछा जाएगा, कहीं पे ये डिस्टेंस पूछा जाएगा, कहीं पे ये टाइम पूछा जाएगा। 8-10 तरह के रिवर पे पूछ लेंगे। और सेम छाते वाला प्रॉब्लम करते हैं, बहुत फेमस प्रॉब्लम है छाते वाला। तो अगर देखो सच बात यह है, हम लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस क्वेश्चन को समझना है। मान लो कि आपका शुभ नाम क्या है? अंशु। चलो अंशु को बैठा दिए बाइक पे, हाँ मार्कर ले लें, थैंक यू, ये रख लो। हाँ ब्लैक सही लगता है। तो ये हमारा बाइक है और इस पर कौन बैठा हुआ है? अंशु बैठा हुआ है। अंशु का बाल छोटा है, चलो इस वाले में अंशु को हम बाल दे देते हैं, ये अंशु का बाल हो गया। अब अंशु जा रहा है इस दिशा में, लेकिन हो रही है बारिश, ठीक है, बरसात के मौसम में। मैं घर से निकल आया और अब देखो यहां बारिश हो रही है, तो बारिश की एक स्पीड होगी ना, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, हालांकि तेज हो गया, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, अभी भी तेज है। 2 मीटर पर सेकंड मान लो, अभी भी तेजी है ये। तो चलो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बारिश हो रही है। तो ये जो एरो है ना, ये एरो ये इतना बड़ा रख रहे हैं कि ये 2 मीटर को बताएगा, मतलब इतना 1 मीटर और इतना 1 मीटर को बताएगा, ठीक। अब अंशु की अपनी खुद की स्पीड होगी, वो स्पीड हम मान लेते हैं, बारिश का मौसम है तो स्लो ही जाएगा भाई, आराम से ही जाएगा, तो कहीं ठोक देगा। तो चलो आराम से जा रहा है ये, मान लेते हैं ये 5 से जा रहा है। तो अब हमको यहाँ पे एक एरो बनाना पड़ेगा जो 5 की लंबाई को प्रदर्शित कर दे सही से, मतलब ये और ये सही से लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 2 है तो ये 3 का लगे, ये 5 का लगना चाहिए। मेरे डायग्राम में ये 5 का लग नहीं रहा, लेकिन चलो 5 का मान लेते हैं। अब इन दोनों की वजह से ही, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी की वजह से ही होता क्या है कि अंशु को जो बरसात है वो सीधे नहीं महसूस होती, वो ऐसे महसूस होती है। अंशु को लगेगा कि बारिश ऐसे नहीं ऐसे हो रही है। लेकिन अगर यहां पर कोई और आदमी, चलो सॉरी आदमी नहीं करते, चलो अंशु के घर से, आपके घर में सबसे डर किससे लगता है आपको? कह रहा हूं किससे नहीं डरते? मम्मी से। चलो ठीक है, चलो मान लो आंटी जी खड़ी है यहाँ पे, अब आंटी जी वेट कर रही है, अच्छा आओ तुम, ठीक है, डंडा ले खड़ी है। तो अब आंटी जी ये देखेंगी कि बेटा यहां तो बारिश सीधे हो रही है। अब अंशु बोल रहा है नहीं मम्मी बारिश तिरछे हो रही है। अब उनका गुस्सा और हाई, तो नहीं बारिश सीधे ही हो रही है, कहेंगे लो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कैमरे में। अब ये कह रहा है नहीं मम्मी आप क्या बात कर रही है, बारिश तिरछे हो रही है, माने में दिक्कत हो रहा है हमको। अब चढ़ाया हुआ है तुरंत नहीं पहुंचेगा। तो अब यहां पे सीन ये हुआ कि इसको लग रहा है कि बारिश तिरछी हो रही है और ये साइंस के साथ सही भी है, लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर में खड़ा होगा, जो ऑब्जर्व करेगा, रुका होगा, उसको नहीं लगेगा कि बारिश, उसको सीधे ही आएगा। अब ये बताओ मजा देखो, इसको लग रहा है बारिश तिरछी हो रही है, तो ये जो छाता लेगा ना, अगर वो ऐसे नहीं किया तो भीग जाएगा। इसको अगर मान लो ये फैशन में छाते को ऐसे कर लिया कि यार पोजीशन डाउन हो रहा है, ऐसे रखो, पानी इधर से आ रहा है तो छाते को तिरछा करना पड़ेगा। तो तिरछा, अब देखो वहां पे तो महसूस होगा कि कितने भी छाता करें, लेकिन यहां पे कैसे निकालोगे? ठीक, तो छाता को तुम ऐसे नहीं रख सकते सीधे, इसको टेढ़ा करना पड़ेगा। इसको ले आओ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हाँ, उसके दिशा में, तब रुकेगा बारिश। क्या करोगे? अब डिपेंड करता है कि
तुमको कितने एंगल पे, वर्टिकल से कितने एंगल पे बारिश महसूस हो रही है, यही निकालना है हमको। तो यहां पे ऑलरेडी ट्रायंगल बन गया, निकाल लो। ठीक, ये ट्रायंगल 5, ये लंबाई 5 की है, ये लंबाई 2 की है, तो 5 और 2 मिल गए, ये एंगल निकल जाएगा। 9 10 अच्छे से पढ़ो तो एंगल निकाल लोगे। एंगल निकालने आ रहा है बेटा? निकल जाएगा भाई, नहीं निकल पाएगा? हम दिखाते कैसे निकलेगा। देखो ये ट्रायंगल समझो इसको, ठीक, ये एंगल थीटा है, ये 2 है, ये 5 है। इसको क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर या लंब, हिंदी में लंब बोलेंगे, या परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलोगे? या आधार। तो लंब और आधार दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? tan थीटा। तो tan थीटा लगा दो तो क्या आया? 5/2 या 2/5? 5/2। अब 5/2 जो आया है उसमें tan को उधर कर दो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/2। ये हमारा थीटा निकल गया। अब ये जो थीटा निकला है इसको बताना जरूरी है, ये थीटा है या ये थीटा है? ये थीटा है। मतलब वर्टिकल से जो छाता आप किए हैं वो थीटा है। मतलब देखो ये थीटा है या ये थीटा है। छाता ऐसे था, इसको ऐसे कर दिए तो ये थीटा है। अब देखो यहां पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझो एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, ये लाइन, तो ये एंगल बराबर हो गया, ठीक ना? तो ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। थीटा निकालने के लिए पूछते हैं, वो तुमसे एक और चीज पूछेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ये 5 है, ये 2 है, तो जो उसको वेलोसिटी महसूस होगी वो कितनी होगी? तो वो ये वाली है ना, तो ये एक्चुअली हाइपोटेनियस है, तो ये निकल जाएगा। कितना होगा? √2² + 5²। समझ पा रहे हो ना? √29 होगा। तो ये छाते का भी प्रॉब्लम खत्म। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़े, सिर्फ समझ लिए और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक, अब इसी पे टफ क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। क्या बेटा? टफ में जो तुम पढ़ रहे हो ना उसी पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे। बस तुमको कहानी समझना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। कहानी समझोगे सब सॉल्व होगा। देखना हम तुम लोग को मस्त क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? एक काम करेंगे, हम लोग कोई बुक या आईपैड यहीं पे लाके खोल देंगे, उसमें हम लोग जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें क्वेश्चन 1 बाय 1 कर लेंगे। उन क्वेश्चंस को पहले आपको हम भेज देंगे, वो क्वेश्चन आप लोग करेंगे, सॉल्यूशन दिया रहेगा, आज ही भेज देंगे। नहीं समझ में आएगा तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, तो तेरी से कवर हो जाएगा। ठीक, आप लोग और क्वेश्चन ना समझ में आएगा तो आप लोग आपस में ग्रुप बना करके उसको सॉल्व कीजिए, मतलब फोन पे सॉल्व कीजिए या जैसे भी सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग आपस में सॉल्व करते हैं तो आप लोग खुद भी शेयर करेंगे, नया नया डाउट आएगा, तभी तो हमसे आप लोग पूछ पाएंगे क्या डाउट आ रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो, जब सब कुछ हो ही गया, काइनेमेटिक्स में वेक्टर का कल लिए थे क्लास, ठीक है? तो एक वेक्टर का रिवीजन और कर लेते हैं क्वेश्चन लेकर के, ठीक है? चलो, देखो तुमको ये बताना है, असल में ये क्वेश्चन हम कराएंगे शीट में क्योंकि ये उतना भी टफ नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे। हम अभी कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो सबसे स्ट्रांग टॉपिक है इसको समझने के लिए वो है ग्राफ, ठीक है? ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ शुरू करते हैं। देखो, ग्राफ में तुम लोगों को एसटी ग्राफ समझना है, वीटी ग्राफ समझना है और एटी ग्राफ समझना है, ठीक? ग्राफ में जाने से पहले तुम लोग ग्राफ के नेचर को समझो, तब ये चीज समझेंगे। अगर मान लो कि कोई लाइन ऐसे ड्रॉ हुई है, इसका ये मतलब है कि जब इस वाले एक्सिस पे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस पर तुम यहां पे हो तो वाई की वैल्यू कितनी है ये कैसे पता चलेगा? तो ग्राफ में इस पॉइंट से आओ तुम इस पर और वहां से आओ तुम इस पर, ठीक? तो इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू है y की, ठीक? अगर मान लो हम यहां पे ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक? अब ये वैल्यू पर अगर तुम आओ तो ये वैल्यू है y की
इस ग्राफ के हिसाब से, और सेम वैल्यू के लिए ये वैल्यू है y की इस ग्राफ के हिसाब से। अब दोनों ग्राफ को जरा कंपेयर करो। इस वाले ग्राफ में y की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इस वाले ग्राफ में y की वैल्यू तेज बढ़ रही है। देखो सेम वैल्यू के लिए मान लो x1 x2 मान लो, तो x1 के लिए वैल्यू y1 थी, x2 के लिए इस ग्राफ के लिए वैल्यू y2 थी, लेकिन x2 के इसी के लिए ये वैल्यू y3 थी। x2 में सेम चेंज किए, सॉरी x एक्सिस पे सेम चेंज किए, लेकिन y एक्सिस पे अगर ये वाला लाइन देखते हो स्ट्रेट लाइन तो इतना चेंज हुआ, लेकिन अगर कर्व लाइन देखते हो तो इतना चेंज हो गया। तो y इसमें तेजी से बढ़ रहा है, ठीक, y बढ़ रहा है। इस कंडीशन को इंक्रीजिंग कहते हैं, इंक्रीजिंग। अगर y घट रहा होता तो डिक्रीजिंग कहते हैं। उसको भी हम समझाते हैं वो चीज क्या है। देखो यहां पर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है? किसी भी कर्व पर कई सारे पॉइंट होंगे, किसी भी पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ करो। टैंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो उसको कट ना करे, टच करे, टच करे। और वो लाइन जब ड्रॉ करोगे तो टैंजेंट हो गया। टैंजेंट कट करेगी एक्स एक्सिस को, फिर उससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाओ, उस एंगल का टैन लो। इतना करने के बाद जो टैन थीटा आएगा वो होगा स्लोप। समझाते हैं इसमें स्लोप क्या होता है। देखो मान लो ये कोई कर्व है, इस पॉइंट पर हम जानना चाहते हैं कि स्लोप क्या है, तो तुम यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, ये दोनों नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव लेना है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल यहां बन रहा है ये एंगल चेक करो। देखो ये एंगल चेक करना है, ये एंगल नहीं चेक करना, ये एंगल नहीं चेक करना, सिर्फ ये एंगल जो हम बता रहे हैं वही एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ये चेक करना है। ये एंगल चेक कर लिए। अब इस एंगल की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। मान लो थीटा है, इसी एंगल का तुम टैन ले लो, टैन थीटा, इसी का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैथमेटिक्स में उस आंसर को m से दिखाते हैं, मैथ चैप्टर में इस आंसर को m से दिखाते हैं। इसको स्लोप बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं, या फिर इस पूरे को स्लोप बोलते हैं। ये स्लोप नहीं है, थीटा स्लोप नहीं है, वो एंगल है। इसका टैन लोगे तब स्लोप आएगा। अगर मान लो हम इस पॉइंट को यहां ना रखें, यहां रखें, तो ऐसे कंडीशन में ये एंगल ज्यादा हो जाएगा। देखो लाइन और खड़ी हो गई, पहले कम खड़ी थी अब और खड़ी हो गई। तो अब मान लो ये थीटा को फाई कर दो, या अल्फा बीटा कुछ भी कर दो, या फिर इसको थीटा 2 कर दो, इसको थीटा 1 करो, इसको थीटा 2 कर दो। अब तुम देखो थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से बड़ा है। इसको वीडियो में नोट कर लेना, ठीक है। थीटा 2 बड़ा है तो tan थीटा 2 अगर हम कंपेयर करें, मतलब ये tan थीटा 1 m1 हो गया, tan थीटा 2 m2 हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ये तुम तब जान पाओगे जब तुम tan का ग्राफ जानोगे। देखो tan की वैल्यू ना 0 पर 0 होती है, लेकिन 90 पर इनफाइनाइट अनंत हो जाती है। मतलब 0 से 90 में वो बढ़ती रहती है। तो अगर थीटा 2 ज्यादा है तो tan थीटा 2 ज्यादा ही आएगा। तो ये स्लोप क्या है, बढ़ रहा है। तो जब x दिशा में ये वाला आप जब चेक कर रहे हैं, x दिशा में, पॉजिटिव x दिशा में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, और अगर ये स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह के ग्राफ को इंक्रीजिंग बोलेंगे, या इस तरह के फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक हो गया, सिंपल। अगर इसको उल्टा कर दें, मतलब अब इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, चलो इसको ऐसे कर दे रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट पर तुम स्लोप ड्रॉ करो वो ऐसे आएगा। इसको हम थीटा 1 कर दे रहे हैं,
अब थोड़ा x में आगे जाओ, x में आगे जाओगे मतलब ये पॉइंट था तुम्हारा यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर तुम्हारा ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पर तुम ड्रॉ करो टेंजेंट, तो वो टेंजेंट कुछ यहाँ ड्रॉ होगा, ठीक है। x एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा। सुनो मेरी बात, हर बार x एक्सिस को लंबा करने की जरूरत नहीं है, तुम x एक्सिस कहीं भी ड्रॉ कर दो ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस पर तो एंगल सेम ही होता है। तो लोकल x एक्सिस कहीं भी ड्रॉ कर दो बात को समझने के लिए, ठीक। ये जो लाइन बनाए हो, इस लाइन के लिए भी जरूरी नहीं कि यहीं कटवाओ, तुम यहां भी ड्रॉ कर दो x एक्सिस, जहां जगह मिले वहां ड्रॉ कर दो, क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना, तो एंगल सेम ही आएगा। बोल देना कि ये x एक्सिस है, ठीक। अब तुम क्या करो, तुम ये चेक करो कि ये एंगल θ1, मान लो ये x1 वैल्यू थी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, इसका भी कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। तो जब x1 वैल्यू पर हम थे तो θ1 एंगल पर थे, x2 वैल्यू पर जब हम गए तो मेरा स्लोप कितना बन रहा है, θ2 बन रहा है। अब जब θ2 और θ1 को कंपेयर करोगे तो तुम्हारा θ2 छोटा हो गया, x तो बढ़ा, x बढ़ा, ध्यान से सुनो, x1 पर y1, x2 पर y2, ये देखो ये बढ़ा था, ये भी बढ़ा, लेकिन क्या छोटा हो गया, एंगलवा छोटा हो गया, मतलब tan की वैल्यू कम हो गई। कौन कम हो गया, स्लोप कम हो गया। तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग कर्व हो गया। ये देखो y बढ़ रहा है भाई, लेकिन ये डिक्रीजिंग कर्व हो गया, ठीक। अगर मान लो स्लोप चेंज ही ना हो, ऐसा भी केस बन सकता है। अगर स्लोप चेंज ही ना हो, इमेजिन करो कैसा ग्राफ होगा वो, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड, मतलब कि ऐसा एकदम सीधे। इस पॉइंट पर x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, इस पॉइंट पर x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो यहीं पे ड्रॉ होगा, यहीं पे ड्रॉ होगा। इस पे ड्रॉ करो, वो भी यहीं पे ड्रॉ होगा। तो इसके लिए थीटा जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा, स्लोप कांस्टेंट है। तो जब स्लोप कांस्टेंट होगा तो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग हुआ ना डिक्रीजिंग हुआ। ये भी तुम पढ़ोगे मैथ में, अच्छे से पढ़ोगे। तो हम लोग ग्राफ जब समझ लेते हैं, यही दो ग्राफ हैं, एक ऐसा वाला होता है और एक ऐसा वाला होता है, मतलब एक ऊपर से घूमता है और एक नीचे से घूमता है। तो तुम लोग ये चेक करोगे, देखो तुम लोग को ये नहीं चेक करना कि y बढ़ रहा है, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग क्या चेक करना है, स्लोप। हाँ, स्लोप चेक करना है, tan थीटा, tan थीटा को जज करोगे तुम लोग कि वो बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक। चलो ही लेते हैं, tan थीटा ही लेते हैं, क्योंकि स्लोप में लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाते हैं, तो उनका रेशियो हम दिखता रहता है। एक्चुअली रियलिटी क्या है स्लोप की, तुम यहां से सोचो tan क्यों लेते हैं, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि उसकी रियलिटी यहां से आती है। मान लो कि इस पॉइंट पर तुम स्लोप ड्रॉ किए हो, तुम्हारा ये कर्व ऐसे है, ठीक है। तो जब यहाँ, सॉरी हम गलत कर दिए, पूरा गलत कर दिए, पहले हम ग्राफ बनाते हैं। मान लो ये कर्व ऐसे है, यहाँ पे तुम ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये जो थीटा निकलेगा, ये थीटा किसके सहारे निकलता है, गुड क्वेश्चन, ये निकलता है इसके सहारे और इसके सहारे। तो इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस हुआ, इसीलिए tan लेना पड़ता है, ठीक है। तो आज का हम लोग ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, बंद करते हैं यहाँ पर। तुम लोग को शीट भेज दी जाएगी, वो सारा शीट आज आप लोग इत्मीनान से बैठ करके सॉल्व कीजिएगा। जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग पूरा एफर्ट दीजिए, घर जाके क्वेश्चन रीड कीजिएगा, उसके बाद आप लोग एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा, फिर हम बता देंगे नहीं आएगा तो, ठीक। और ये वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद उसको पूरा का पूरा नोट्स बनाओ, जो इंपॉर्टेंट लगे लिख देना, जो डाउट हो कल मिलते हैं, ठीक। चलो फिर आज के लिए बंद करते हैं।